Hello students, welcome to my channel. मैं इस प्रभात कुमार। तो आज हम लोग ये 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। बहुत सिंपल से चल करके हम लोग फिर स्लोली धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। आप जानते हैं कि वैसे टूल्स बहुत ज़रूरी है पढ़ना, मगर टूल्स तो मैथमेटिक्स में आप पढ़ लेंगे। हम चैप्टर ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फिजिक्स है क्या। फिजिक्स के बारे में कहा जाता है कि ये फिजिक्स जो है साइंस का वह ब्रांच है जिसके अंदर हम नेचर और नेचुरल फेनोमेनन को डिस्क्राइब करते हैं, स्टडी करते हैं। ऐसे अंग्रेजी में कहा जाता है कि फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। अब इसके अंतर्गत जो नेचर है और नेचुरल फेनोमेना, तो आप समझते होंगे नेचर और नेचुरल फेनोमेना क्या क्या हो सकता है। हमारे यूनिवर्स में क्या क्या चीज़ें रोज नई नई घट रही हैं, उनके बारे में सोचना, पढ़ना, समझना ही नेचुरल फेनोमेना का स्टडी कहा जाता है। लेकिन हम लोग को सबसे पहले जो यहाँ पढ़ना है वो पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशंस किसके, अब ये सोचना होगा कि यूनिट्स एंड डायमेंशन किसका होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है उसमें फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज हिंदी में इनको कहते हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियों को कैसे डिफाइन करते हैं? कहा जाता है कि भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त करते हैं, जिन टर्म्स में व्यक्त करते हैं, उन टर्म्स को फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब यहाँ पर भौतिकी के नियमों के बारे में क्या क्या हो सकता है जरा आप समझ सकते हैं। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये भौतिकी का नियम है, लॉ ऑफ फिजिक्स है। वैसे जूल्स लॉ भी फिजिक्स का लॉ है, कूलम्ब्स लॉ फिजिक्स का लॉ है। तो बहुत सारे लॉज हैं जो फिजिक्स के लॉज हैं। तो अब एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या? ये ग्रेविटेशन का नियम जो है न्यूटन ने दिया था सबसे पहले, इसलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता है। और कहा जाता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब अगर दो बॉडीज हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो उनके मासेज के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे मान लीजिए कि एक बॉडी यहाँ पर है, m1 मास मान लिया जाए, दूसरा बॉडी यहाँ पर है, m2 मान लिया जाए। सेंटर से सेंटर डिस्टेंस लेते हैं, सेंटर से सेंटर डिस्टेंस अगर r मान लिया जाए, तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स ही होता है, इसमें कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं होता बच्चों। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू बॉडीज हो गया, एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो F इज इक्वल टू हो जाएगा m1 इंटू m2 स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनल का साइन रहेगा यहाँ पर, और F इक्वल टू, अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक यहाँ पर कांस्टेंट रखते हैं, तो m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर लिखा जाता है। तो हाँ, हम बात कर रहे थे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और फिजिकल क्वांटिटीज का। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हमने देखिए किन किन टर्म्स में डिफाइन किया कि दो बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स, पहला चीज होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों बॉडीज के मास के प्रोडक्ट का। यहां दूसरा चीज क्या आ गया, मास, और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो थर्ड चीज आया वो आ गया डिस्टेंस। एक्चुअली यहां पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हमने फोर्स के रूप में, मास के रूप में और डिस्टेंस के रूप में डिफाइन किया है, एक्सप्रेस किया है। तो फोर्स, मास, डिस्टेंस, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएंगे। अब एक दूसरा एग्जांपल अगर लिया जाए, जैसे मान लीजिए कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ एक है दूसरा। तो इसमें क्या कहता है कि यहां पर जो फोर्स लगता है दो चार्जेस के बीच में, वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो यहां पर जो फोर्स लगता है वो कहता है कि दोनों फोर्सेज पर जो दोनों पार्टिकल्स पर, दो पार्टिकल होंगे यहां, तो उनके चार्ज जो होंगे वो उन चार्ज के प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरा कहता है कि उनके बीच में लगने वाला जो रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स होगा, उन चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उनके डिस्टेंस के एस स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब इनको अगर मिला करके देखा जाए तो F इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर हो जाता है। तो अगेन यहां पर हमने इस कूलम्ब्स लॉ को फोर्स के रूप में, चार्ज के रूप में और डिस्टेंस के रूप में एक्सप्रेस किया है। तो फोर्स, चार्ज, डिस्टेंस, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएंगे। ये सभी क्या हो जाएंगे, फिजिकल क्वांटिटीज हो जाएंगे। ये सभी हो गए फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिर अगर थर्ड एग्जांपल के रूप में हम लोग लें अगर जूल्स लॉ, तो जूल्स लॉ कहता है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये क्या हुआ कि अगर किसी कंडक्टर से, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, एक रॉड ले लिया हमने, मेटलिक रॉड ले लिया, और इससे अगर एक I करंट फ्लो कराया हमने T टाइम तक, और अगर इसका रेसिस्टेंस R है, तो इससे जो हीट डेवलप होगी, जनरेट होगी, वो H जो होगी वो उससे फ्लो करने वाली करंट के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगी। मतलब H जो होगा वो प्रोपोर्शनल I स्क्वायर हो जाएगा। फिर H जो होगा उसके रेसिस्टेंस का प्रोपोर्शनल होगा। H जो होगा वो जितने टाइम तक उससे करंट फ्लो कराया गया हो उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां पर फिर अगर हम समझें तो करंट, रेसिस्टेंस, टाइम, ये सभी के सभी क्या हो गए, ये सभी हो गए फिजिकल क्वांटिटीज। तो बात समझ में आ गई होगी कि क्या है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज वे क्वांटिटीज हैं जिनके टर्म्स में लॉज ऑफ फिजिक्स को, भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जाता है। अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को मास, फोर्स और डिस्टेंस के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, तो फोर्स, मास और डिस्टेंस फिजिकल क्वांटिटीज हो गए। कूलम्ब्स लॉ को हम चार्ज, फोर्स और टाइम, डिस्टेंस के बीच के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज हो गए। जूल्स लॉ को हम हीट, करंट, रेसिस्टेंस और टाइम के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, तो हीट, करंट, रेसिस्टेंस, टाइम, ये सभी के सभी फिजिकल क्वांटिटीज हो गए। अब यहां पर देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज होते कितने प्रकार के हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को कैटेगराइज किया जाए या क्लासिफाई किया जाए तो दो तरह के होते हैं। एक होगा बेसिक, जिसको फंडामेंटल भी बोला जाता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसको कहते हैं आधारी या मूल राशियां। और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज।
इनको डिराइव्ड क्वांटिटीज को कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। अब इनको फिर अलग से समझा जाए। फर्स्ट वाले को, जैसे पहला था बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज। बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज वे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, मतलब किसी दूसरे क्वांटिटी पर ही डिपेंड नहीं करती हैं। तो फिजिकल बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are independent, that is which do not depend on the other quantities। अब इसमें एग्जाम्पल के रूप में अगर लिया जाए तो लेते हैं लेंथ, मास, टाइम, etc। यहाँ एग्जाम्पल के रूप में अभी लेंथ, मास, टाइम ही लेते हैं, और भी होते हैं। एक्चुअली इनकी संख्या जो होती है 7 होती है, लेकिन अभी हम लोग लेंथ, मास, टाइम के बारे में ही समझ रहे हैं। ये किसी पर डिपेंड नहीं करती। तो लेंथ, मास और टाइम। दूसरा जो है डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज किनको कहते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे इनको? दोज क्वांटिटीज, या कहते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच डिपेंड ऑन बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब वैसे फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which depend upon basic or fundamental quantities are called derived quantities। एग्जाम्पल, बात तो समझ में आ गई होगी। वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जो बेसिक यानी कि आधारी या मूल मात्रकों राशियों पर डिपेंड करती हैं, उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। एग्जाम्पल अगर इसमें लिया जाए तो जो लेंथ, मास, टाइम है, इनको छोड़ दिया जाए तो वो जो हो जाएंगी डिराइव्ड क्वांटिटीज होंगी। जैसे मान लीजिए एरिया लिखते हैं, वेलोसिटी लिखते हैं, फोर्स लिखते हैं, एक्सेलरेशन लिखते हैं, और भी कई, मोमेंटम लिखते हैं। तो अब ये देखा जाए कि कैसे ये, अभी हम लोग ने कहा कि डिराइव्ड क्वांटिटीज जिनको कहते हैं जो बेसिक क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं। यानी एरिया अगर डिपेंड कर जाए लेंथ पर तो हम कहेंगे कि एरिया जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। लेट अस सी इट। जैसे मान लीजिए एरिया, तो एरिया आप जानते हैं क्या होता है इसका फॉर्मूला, लेंथ इनटू विड्थ। लेकिन विड्थ के रूप में हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को नहीं जानते। किसी भी प्रकार के बॉडी को अगर मापना होगा तो हम उसके लेंथ को मापेंगे, लेकिन विड्थ को जब मापेंगे तो हमको लेंथ ही मापना होगा उसकी। तो विड्थ का मतलब हुआ लेंथ ही, एक्चुअली लेंथ ही हो गया। तो यानी एरिया जो हो गया लेंथ, और लेंथ पर डिपेंड किया, यानी लेंथ का मतलब क्या हुआ, बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड किया। ये भी बेसिक क्वांटिटी हो गया, ये भी बेसिक क्वांटिटी हो गया। यानी एरिया अर्थात डिराइव्ड क्वांटिटी, लेंथ और लेंथ यानी बेसिक क्वांटिटी पर डिपेंड किया। अगर दूसरा देखा जाए, लिखते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डेफिनेशन हमको जानना पड़ेगा। देखिए, एक चीज जानना होगा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर यूनिट जानना है या उसका डायमेंशन जानना है तो हमें उसका डेफिनेशन तो जरूर जानना पड़ेगा, या उसका फॉर्मूला तो जरूर जानना पड़ेगा। तो आप जानिए वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट
डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब डिस्प्लेसमेंट को कैसे मेजर करते हैं? हाउ विल यू मेजर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी? अगर बॉडी कोई मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक हुआ, तो कैसे मेजर करेंगे? इसका लेंथ ही मेजर करेंगे ना, तो लेंथ मेजर कर दिए तो एक फिर ये हो गया लेंथ और डिवाइड में हो गया टाइम। आप फिर देख लीजिए कि लेंथ और टाइम दोनों के दोनों जो है बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटी हो गए। तो इस प्रकार से वेलोसिटी जो कि डिराइव्ड क्वांटिटी है, बेसिक जो दो क्वांटिटीज हुए लेंथ और टाइम उन पर डिपेंड करता है, इसलिए वेलोसिटी जो होगा वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी होगा। फिर से एक एग्जांपल और भी देख सकते हैं आप, जैसे देखते हैं फोर्स। तो फोर्स का आपको डिफिनेशन जानना पड़ेगा। फोर्स बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ये तो मास हो गया, और एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? डिफाइन करते हैं वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो आप मास देख लीजिए, मास क्या चीज हो गया? आप ऊपर में देख लीजिए, बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, ये हो गया बेसिक। वेलोसिटी क्या चीज हो गया? ऑलरेडी अगर एक स्टेप और बढ़ा करके देखा जाए तो नीचे में इसको देखेंगे तो वेलोसिटी बराबर क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ बाय टाइम। एक टाइम ऑलरेडी पहले से है तो ये भी हो गया डिराइव्ड, ये भी हो गया सॉरी ये हो गया बेसिक, ये भी हो गया बेसिक, ये भी हो गया बेसिक या फंडामेंटल आप कह सकते हैं। और ये तो बेसिक था ही, यानी फोर्स जो हो गया बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, इसलिए ये डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। इसके बाद फिर अब मैं समझ रहा हूं कि फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिजिकल क्वांटिटी जो दो प्रकार के हुए, अगर इसी के साथ हम जोड़ करके देख लें कि यूनिट्स क्या होते हैं, तो थोड़ा सा आगे अभी बढ़ने पर हम यूनिट को भी दो भागों में डिवाइड करेंगे। लेकिन पहले हम जानेंगे कि यूनिट है क्या। यूनिट किसका? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या होना चाहिए। तो यूनिट जैसे जितने भी सारी ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको मेजर करने की जरूरत होती है, मापने की जरूरत पड़ती है। मापने के लिए हम कोई एक मानक माप चुनते हैं, स्टैंडर्ड मेजर, और उसी स्टैंडर्ड मेजर को हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कहते हैं। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, मापने के लिए उसी प्रकार के एक मानक माप, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड मेजर, को चुना जाता है। और उसी स्टैंडर्ड मेजर को हम उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कहते हैं, है ना। तो ये हो गया यूनिट का डिफिनीशन। जैसे अब यहां पर एक चीज और समझने की बात होती है कि अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली एक्सप्रेस करना चाहते हैं, पूर्ण रूप से व्यक्त करना चाहते हैं, तो हमें दो बातों का ख्याल रखना पड़ता है। पहली बात है एक यूनिट का जो बताता है उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। यूनिट अगर कह देंगे तो फिजिकल क्वांटिटी का पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए मीटर कह दें अगर, तो मीटर से पता चल जाएगा कि लेंथ का यूनिट होता है मीटर। अगर हम मीटर कह देंगे तो पता चल जाएगा कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है, लेंथ है, ये मालूम हो जाएगा। और दूसरा चीज की जरूरत पड़ती है न्यूमरल, संख्यांक की। तो मेरे प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, फिर यूनिट के बारे में डिटेल में फिर अगली क्लास में बताऊंगा आपको। देन ओके। और अगर आपको अच्छा लगा
तो आप इस चैनल को फिर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।